बेटा, मुझे घर के पिछले कमरे में अब नींद नहीं आती है। आगे वाला कमरा भी तो खाली है। मेरा सामान उसी कमरे में रख दो ताकि मैं आराम से रह सकूं। पिछले 2 महीने से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई हूँ। रात भर बुरे बुरे ख्याल आते हैं। हल्की सी आहट होती है तो लगता है मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। रुक्मिणी जी अपने छोटे बेटे संजय से कहती है। संजय बोला, माँ, आप क्या कोई छोटी बच्ची हो? और इसी कमरे में तो आप आज तक रह रही थी। फिर अब आपको क्या ही दिक्कत हो रही है? आपको पता है ना, कोई मेहमान आता है या फिर आपके पोते चीकू का खेलने का मन करता है तो वह उसी कमरे में ही खेलता है। फिर वह कमरा हम आपको कैसे दे सकते हैं? रुक्मिणी जी बोली, बेटा, पहले की बात अलग थी। पहले तुम्हारे बाबूजी थे, पर अचानक से वह हमें छोड़कर चले गए। अब मैं वहाँ सो नहीं पाती हूँ, और अगर मैं आगे वाले कमरे में रहती हूँ तो क्या परेशानी है? चीकू को जब जी चाहे कमरे में खेल सकता है। और हाँ, अगर कोई मेहमान आ जाए तो मैं वापस से इस कमरे में आ जाऊंगी। मेहमान 2-4 दिन के लिए ही तो आते हैं। तभी रुक्मिणी जी की छोटी बहू पूजा आई और बोली, अच्छा, अब इस घर में कौन कहाँ रहेगा यह आप तय करेंगे? भूलिए मत, यह घर मेरा है। आपने और बाबूजी ने तो इससे बड़ा घर खरीदने में जेठ जी की मदद की थी। फिर क्यों नहीं गई आप उनके साथ रहने के लिए? बाबूजी की रिटायरमेंट के बाद हम आपको यहाँ ले आए थे कि आपको सेवा करेंगे तो आप हमारे लिए ज़्यादा सोचेंगे, पर नहीं। आपने हमसे ज़्यादा जेठ जी की मदद की, और वह भी देखो कैसे। क्रियाकर्म में आए मिले जुले। ये नहीं हुआ कि अपनी माँ को यहाँ से ले जाए, छोड़ गए यहाँ हमारे सर पर। रुक्मिणी जी बोली, बहू, अजय और रेखा बहू मुझे बार बार अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे, पर मैं ही उनके साथ नहीं गई कि अगर मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि छोटे बेटे के पास इतने दिन तक रही और पति की गुजरते ही सुख सुविधा के लिए अपने बड़े बेटे के पास चली गई। लोग तुम्हारे बारे में ही बातें बनाएंगे। मैं तो तुम लोगों का सोचकर यहाँ रुक गई, और तुम लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे हो। और बहू, तुम्हारे ससुर जी ने रिटायरमेंट के पैसा को दोनों बेटों में बराबर बराबर ही बांटा था। अगर यकीन ना हो तो अजय से पूछ लो। रेखा बहू तो पैसों की बड़ी हिफाजत से खर्च करती है, इसलिए तो उनके पास पैसे थे। तुम लोगों ने शहर में घर लिया, उन्होंने शहर से हटकर मकान बनवा लिया। पूजा बोली, जब सोचना चाहिए था हमारे लिए तब तो आपने सोचा नहीं। अब सोचने से भी क्या होगा? बेहतर होगा गांव की जमीन और घर बेचकर आप हमारा हिस्सा दे दीजिए, क्योंकि अब मुझे आपसे कोई भी उम्मीद नहीं है। और सुनिए, अगर अपने बड़े बेटे बहू से बात हो तो उन्हें कहिएगा कि आपको यहाँ से ले जाएंगे और रखेंगे अपने साथ। फिर तो आपको डर नहीं लगेगा। चलो जी, आप नाश्ता कर लो और जाओ दफ्तर। इनका तो रोज का यह ड्रामा है। बेचारे रुक्मिणी जी, अभी 2 महीने पहले ही उनके पति कमलनाथ जी की अकस्मात मृत्यु हो गई थी। बड़ा बेटा अजय प्राइवेट नौकरी में था और बहू घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पति की मदद करती थी। उन लोगों ने कुछ पैसे जोड़कर रखे थे। फिर पिता ने रिटायरमेंट के बाद मिली मदद से घर बनवाया। संजय और उसकी पत्नी ने शुरू से पैसों को सहेजा, पर संजय शुरू से ही मौज मस्ती में जीता था। जब उसे पैसे कम पड़े तो उसका दोषी भी वह अपने माता पिता को ही ठहराने लगा। समय बीतता गया। रुक्मिणी जी सोचती थी कि कैसे अपने बड़े बेटे बहू को अपने मन की बात कहूँ, वो अभी क्या सोचेंगे। तभी अजय का फोन आया। माँ, कैसी हो? वहाँ जाकर आप हमें बिल्कुल भूल गई। अब तो बहुत दिन हो गए, कुछ रोज तो हमारे पास आकर रह लो। जानता हूँ बाबूजी के साथ आखिरी वक्त आप नहीं थी तो वहाँ बहुत सारी यादें होंगी, पर माँ, हमें भी तो मौका दो कि हम आपके साथ कुछ वक्त बिता सके। रुक्मिणी जी का दिल भर आया। वह मन ही मन सोचने लगी कि बेटे ने मेरे मन की बात कह दी। वे बोली, बेटा अजय,
मैं तो तुम दोनों भाइयों को बराबर प्यार करती हूँ, पर अब समय नहीं कट रहा। रात में न जाने क्यों लगता है जैसे कोई आवाज़ लगा रहा हो। रुक्मिणी जी की आवाज़ में बहुत दर्द था। फोन स्पीकर पर था तो रेखा ने यह बात सुन ली। रेखा फोन लेकर बोली, मम्मी जी, लगता है आप बहुत थक गई है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या बात है? आपको रात में नींद नहीं आती है क्या? रेखा की आवाज़ सुनते ही गायत्री जी फूट फूट कर रोने लगी, मानो किसी ने बड़े स्नेह से पूछा हो। अजय बोला, माँ आप घबराइए नहीं, मैं संजय से बात करता हूँ और आता हूँ जल्दी ही आपको लेने के लिए। फिर रेखा ने गायत्री जी को हिम्मत बढ़ाई। तब जाकर गायत्री जी कुछ शांत हुई। अगले दिन रविवार था। अजय ने संजय को फोन किया। संजय, क्या बात है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? कल उनसे बात हुई तो उनकी आवाज़ में दर्द महसूस हो रहा था। संजय बोला, भैया, इतना करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कुछ दिन के लिए माँ को क्यों नहीं ले जाते हैं? संजय के बातों में विरोधाभास था। अजय ने कुछ बोलना ठीक नहीं समझा, बस इतना ही बोला, मैं दोपहर तक आऊँगा माँ को लेने, और फोन रख दिया। उधर अजय ने फोन रखा। इधर संजय ने रुक्मिणी जी को शब्दों से प्रहार करने शुरू कर दिया। आपसे कुछ नहीं होता है तो अब आप मेरी शिकायत करने लगी है। आ रहा है बेटा, चली जाइएगा उसके साथ और जितना जी चाहिए शिकायत कीजिएगा। अब मुझे किसी का डर नहीं है। अब बाबूजी नहीं है जो मेरी क्लास लेंगे, समझिए आप। इतना कहकर गुस्से में संजय वहां से चला गया और रुक्मिणी जी की आंखें भर आई। 4-5 घंटे बाद अजय भाई के घर पहुंचा। रुक्मिणी जी ने बेटे को देखा तो उनकी जी में जान आ गई और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। संजय बोला, माँ अब तो जा रही हो, फिर ये रोना धोना क्यों कर रही है? आप तो ऐसे कर रही है जैसे हम आपको देखभाल ही नहीं करते। अजय ने प्यार से पूछा, आखिर तुम इतना नाराज क्यों हो? और यह माँ से बात करने का क्या तरीका है? तुम भूल रहे हो कि वह हमारे माँ है। अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम हमेशा की तरह दुखी हो। तभी पूजा चाय लेकर आई और बोली, भैया, अब तो जिसको कमी होगी वही तो तकलीफ में होगा। माँ जी कहती है कि बाबूजी ने रिटायरमेंट का सारा पैसा बराबर बराबर बांटा। अगर ऐसा होता तो आपने तो सब कुछ बना लिया, पर हमारे पास तो कुछ नहीं है। अजय बोला, पूजा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम किस स्थिति में हैं पहले रहते थे, क्या तुम्हें मालूम नहीं? संजय बोला, छोड़िए उन बातों को। यह गांव की जमीन और घर का क्या करना है? बेचकर उसको भी आधा आधा कर लेते हैं। अजय बोला, अभी मैं माँ को लेने आया हूँ, इस विषय पर फिर कभी बात करेंगे। वैसे भी इसका फैसला माँ करेंगी, मैं नहीं। अगर गांव से अभी सब कुछ हटा दिया तो गांव वाले क्या सोचेंगे? तभी रुक्मिणी जी वहां आई और बोली, बेटा, मैंने अपना सामान बांध लिया। पूजा बोली, वाह माँ जी, आपको तो जाने की बड़ी जल्दी है, जैसे हम आपको यहाँ खाने पीने को भी नहीं देते हैं। रुक्मिणी जी बोली, वह बात नहीं है बहू, जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, फिर अजय को गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होगी। अजय बोला, देख रहे हो संजय, आज भी माँ हमारे लिए ही सोचती है। चलो माँ, चलते हैं। वहां से आने के बाद रुक्मिणी जी को कम से कम बेटे बहू के कटु शब्दों का सामना नहीं करना पड़ता था, पर संजय बार बार फोन करके गांव की संपत्ति बेचने की बात करता था। एक रोज रुक्मिणी जी ने उसे गुस्से में कह दिया, जो बांटना था तुम्हारे बाबूजी बांट चुके हैं। अब जो भी गांव की संपत्ति है वह मैं पोते पोतियों में बांट दूंगी, वरना वह भी क्या कहेंगे कि दादी हमें कुछ नहीं देकर गई। संजय और पूजा रुक्मिणी जी से इतना नाराज हुए कि उन्होंने उनसे मिलना तो दूर, फोन पर बात करना तक छोड़ दिया। जब एक बार अजय ने बहुत विनती करके उन्हें बुलाया तो घर पर जाकर उन लोगों ने बहुत हंगामा किया। रुक्मिणी जी के शब्द का बांध उसी दिन टूट पड़ा और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, गांव की संपत्ति अब मैं अपने बुढ़ापे के लिए रखना चाहती हूँ। जो बेटा मेरी सेवा करेगा मैं उसे उसी को दूंगी।
पूजा बोली, तो चलिए हमारे साथ। रुक्मिणी जी हंसकर बोली, नहीं बहू, मैं तुम्हारे पास रहकर आई हूँ। तुम लोग तो मेरे कमरे में एक बार झांकने तक नहीं आते थे कि मैं कैसे रह रही हूँ। और कभी गलती से अगर तुम लोगों के हिस्से में आ जाती थी तो बहू मुझे कितना सुनाती थी। अरे बहू ने तो एक बार अपनी एक सहेली को यह तक कह दिया कि हमारे गांव की कोई गरीब महिला है, मुझे यहीं रहने दो। अब जितने दिन बचे हैं मैं चैन से यहीं जीना चाहती हूँ। अब अगर तुम्हें लगता है कि माँ के पास कुछ नहीं है तो वही सही। संजय पूजा ने बहुत कुछ सुनाया। अजय ने कहा, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो पूजा बोली, सब आप लोगों का किया धरा है। आप लोग यहाँ लाकर इन्हें सिखा पढ़ाकर सब कुछ अपने नाम करवाना चाहते हैं। हम भी आपको देख लेंगे। और उसी दिन सारे रिश्ते तोड़कर वह लोग चले गए। वक्त बीतने लगा। शारीरिक सुख तो रुक्मिणी जी को मिल रहा था, पर बेटों के मतभेद ने उन्हें बहुत दुख दिया। एक दिन सुबह सुबह वह चुपचाप बैठी थी। रेखा आकर बोली, मम्मी जी आप यहाँ ऐसे क्यों बैठी है? चाय बनाकर लाऊं आपके लिए? रुक्मिणी जी बोली, नहीं कुछ नहीं बहू, बस यूं ही नींद नहीं आ रही है। रेखा बोली, मम्मी जी तबीयत तो ठीक है ना आपकी? दिखाइए, कहीं बुखार तो नहीं है? रुक्मिणी जी बोली, बहू मैं ठीक हूँ, बेकार की चिंता मत करो। अब मुझ बुढ़िया की उम्र हो गई है तो यह सब तो चलता ही रहेगा। जाओ, अजय को जागने का वक्त हो गया है। रेखा परेशान सी होकर पति के पास पहुंची और बोली, सुनिए। अजय बोला, हाँ क्या हुआ रेखा? थोड़ी देर तो और सोने दो, आज तो रविवार है। आज तो इतनी जल्दी मत जगाओ। रेखा बोली, आप यहाँ सो रहे हैं बेफिक्र होकर, और वहाँ मम्मी जी। माँ की बात सुनते ही अजय उठकर बैठ गया और बोला, माँ, माँ को क्या हुआ? क्या हुआ बताओ तो? रेखा बोली, अजय मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, वह तो ना ठीक से खाती है और ना ही ठीक से सो पाती है। अभी भी वह बालकनी में बैठी है गुमसुम सी। मुझे उनकी चिंता हो रही है। पापा जी के अचानक चले जाने के बाद न जाने वहाँ उनके साथ क्या हुआ, जो वो हमेशा गुमसुम बैठी रहती है। अजय बोला, रेखा पापा का अचानक चले जाना हम सब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पापा एक छाया थे जो अब तक हमें अपने अनुभवों के कारण जीवन की धूप गर्मी से बचाते थे। अब वह छाया नहीं रही। यह कहकर अजय भी उदास हो गया। रेखा बोली, अजय जो चला गया उसे तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, मगर जो है उसे भी तो नहीं खो सकते, है ना? मम्मी जी का यूं अकेला रहना, नींद ना लेना और अच्छे से खाना नहीं खाना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप सोचिए, अभी तो वह चल फिर सकती है, कल को अगर बिस्तर पर पड़ गई तो उन्हें तो कष्ट होगा ही, हमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो हमें अभी से उनका ख्याल रखना होगा। अजय बोला, तुम ठीक कहती हो रेखा, मैं आज बल्कि अभी ही उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ऐसा करो, फटाफट डॉक्टर का नंबर लगा दो। रेखा मुस्कुराकर बोली, अजय उनका इलाज डॉक्टर के पास कम बल्कि हमारे पास ज्यादा है। अजय बोला, क्या मतलब? हमारे पास उनका इलाज कैसे है? रेखा बोली, जब बचपन में आप डर जाते थे और अकेलेपन में घबराते थे तो आप क्या करते थे? अजय हंसकर बोला, अरे मत पूछो, गलती से अगर हवा चलती थी और खिड़की आवाज करती थी तो मैं डर के कर माँ के पास भाग जाता था, और माँ जैसे ही मेरे सिर पर हाथ रखती थी सारा डर भाग जाता था। पर यह सब अच्छा अब समझा। रेखा बोली, हाँ, अब से माँ के साथ आप उनके कमरे में रहिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए। दिन में तो मैं उनके आसपास रहती ही हूँ और गुड़िया भी उनसे काफ़ी बातें करती है। तो आप ऑफिस से आने के बाद थोड़ा वक्त अभी उनके साथ बिताइए। मैं तो कहती हूँ छुट्टी के दिन आप उनके साथ सोया कीजिए, अपने बचपन की बातें, नादानियाँ से उनके साथ बीते घटनाओं का उनको स्मरण करवाइए। देखिएगा उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। अजय ने रेखा का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, रेखा तुम कितनी अच्छी हो,
सब बातों को कितनी अच्छी तरह से समझती हो। आज रविवार है, आज रात में माँ के पास ही सोऊंगा, रेखा बोली। यही अच्छा होगा। फिर पूरा दिन अजय और रेखा ने किसी न किसी बहाने रुक्मिणी जी का व्यस्त करके रखा। रात में खाना खाकर जब सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए तो अजय पानी की बोतल लेकर रुक्मिणी जी के कमरे में आ गया। कौन कौन है? अजय ने छोटी सी बत्ती जलाते हुए कहा। माँ, मैं हूँ अजय। अजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, काफी रात हो गई है, तुम सोए नहीं? कुछ काम था क्या? इतना कहते हुए रुक्मिणी जी जैसे ही उठने लगी, अजय ने धीरे से माँ को वापस लेटाते हुए कहा, अरे माँ, आज मैं आपके पास सोऊंगा यहीं। रुक्मिणी जी बोली, तू यहाँ सोएगा, मगर क्यों? और बहू और गुड़िया? बेटा, तुम्हें उनके पास होना चाहिए। अजय रुक्मिणी जी के हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, नहीं माँ, माँ कहा ना, मैं आपके पास सोऊंगा। रुक्मिणी जी हंसकर बोली, तुम बहुत जिद्दी हो, लगता है तुम रेखा बहू के साथ झगड़ कर आए हो। देखो अजय, बहू बहुत अच्छी है, उसके साथ झगड़ा मत किया करो। अब जाओ अपने कमरे में सोने के लिए और जाकर उसे मना लो, वह मान जाएगी। अजय बोला, जानता हूँ आपकी बहू बहुत अच्छी है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके साथ झगड़ा किया है। माँ, याद है आपको बचपन में जब मैं डर जाता था या कभी भूत वाली पिक्चर देखकर आता था तो आपके पास जाकर सो जाता था। गायत्री जी हंसकर बोली, हाँ याद है, पर मेरे बुद्धू बेटे, तुम यह क्यों भूल रहे हो? तुम उस वक्त बच्चे थे, कमजोर थे, तुम्हें डर लगता था और घबराते थे, इसलिए तो तुम मुझसे लिपट कर सो जाते थे। पर अब तुम बड़े हो गए हो। अजय माँ के हाथों को अपने गालों के नीचे रखकर बोला, माँ, जैसे हम बच्चे बचपन में कमजोर, घबरा कर, डर कर अपने से बड़ों माँ या पापा के साथ में बेखौफ होकर सो जाते थे, वैसे ही बड़े बुजुर्ग भी तो अकेले में कभी घबराहट महसूस कर ही सकते हैं। तो क्या वो अपने बच्चों का सहारा नहीं ले सकते? माँ, मुझे पता है आप पापा पे अचानक चले जाने से अकेलापन महसूस करने लगी थी, इसलिए आपको वहाँ भी नींद नहीं आती थी, और अभी संजय के व्यवहार के कारण आपका मन दुखी है। पर माँ, यह सब तो जीवन में चलता रहता है। आप ही तो कहती थी कि जीवन की कठिनाइयों का डटकर सामना करने से वह भूत की तरह भाग जाती है। अजय की बातों पर रुक्मिणी जी हंसने लगी। अजय बोला, माँ, आप अकेली नहीं हैं। जैसे पहले आपका आंचल मेरे लिए सहारा था, वैसे ही आपका मजबूत कंधा आपके पास है। आपका यह बेटा हमेशा आपके पास रहेगा माँ। कहकर अजय एक बार फिर से अपनी माँ से बचपन की तरह लिपट गया। दरवाजे के बाहर खड़ी रेखा ने जब यह सब सुना तो उसकी भी आंखें भर आई। माँ बेटे के प्रेम में वह दखल नहीं देना चाहती थी, तो चुपचाप अपनी बेटी के पास चली गई। इधर माँ बेटे दोनों को आंखें भीगी हुई थी। बेटा माँ के हाथों को सहलाता और माँ बेटे के बालों को, और कुछ देर बातें करते करते बेखौफ बेखबर रुक्मिणी जी सचमुच बड़ी अच्छी नींद सो गई। वक्त बीतते गया। अजय ने गांव की संपत्ति को लेने से इनकार किया और अपनी माँ को समझाया कि रुक्मिणी जी ने गांव की संपत्ति से कुछ हिस्सा वृद्ध लोगों को दान किया और बाकी के पैसे अपने पोते और पोती में बराबर बांट दी। पर वो दोबारा संजय के घर पर नहीं गई। संजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी माँ और अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगी। पर पर्व त्योहार पर माँ से मिलने आता। रुक्मिणी जी उतने में ही बहुत खुश थी। एक वह दिन था और एक आज का दिन है। रुक्मिणी जी फिर कभी नहीं घबराई और अब वो चैन की नींद सोती थी। और क्यों न सोए उनका मजबूत कंधा, उनका बेटा जो उनके पास था। दोस्तों, कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही अच्छी और बेहतरीन कहानी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक सबसे पहले मेरी कहानी पहुंच सके। वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।